to a new era. अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एम.ए. राहत के कलम से एक अजीम साइंसदान की कहानी। उसने एक नर्म और नाजुक हसीन दोशीज़ा की तख्लीक का कारनामा सरअंजाम दिया था। नौशेरवां की उम्र सिर्फ 3 साल थी जब अचानक एक रात उस बस्ती में शदीद तूफान आया जहां नौशेरवां और उसके वालिदैन रहते थे। नौशेरवां के वालिद एक छोटे मोटे ताजिर थे और दरमियाने दर्जे की जिंदगी बसर हो रही थी। वो एक छोटे से मकान में रहते थे जिसके सामने के हिस्से में बरगद के चंद पुराने दरख्त थे। उस वक्त नौशेरवां मकान के एक कमरे में सोया हुआ था जब बरगद का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा हुजम वाला दरख्त उस कमरे पर गिरा जिसमें नौशेरवां के वालिद और वालदा सो रहे थे। दरख्त पूरे कमरे को लेकर बैठ गया और जब तूफान थमा और लोग उस मकान पर पहुंचे तो नौशेरवां के वालिद और वालदा की पिसी हुई लाशें मिल सकी। अलबत्ता नौशेरवां महफूज था। पड़ोस के लोगों ने इस शरीफ जोड़े के कफन दफन का इंतजाम किया और एक घराने ने नौशेरवां की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन अभी नौशेरवां को उस नए घर में मुंतकिल हुए 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन उसका चचा वहां पहुंच गया। दरमियानी उम्र के इस आदमी की शान ही निराली थी। वो अपने भाई और भावज की मौत पर फूट फूट कर रोया और उसने भाई की इस निशानी को सीने से चिमटा लिया। जब इस लावारिस बच्चे का वारिस मौजूद था तो किसी और को इसे रखने का क्या हक पहुंचता था। चुनाचे परवरिश की जिम्मेदारी लेने वाले खानदान ने उसे बखुशी चचा के हवाले किया और नौशेरवां का चचा सोहराब उसे लेकर अपनी चमचमाती कार में बिठाकर शहर आ गया। वो किसी गैर मुल्क में रिहाइश पजीर था और उस गैर मुल्क में उसने बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली थी। वो बचपन में ही दुनिया की सैर को निकल गया था और पूरी जिंदगी अनोखे तजुर्बात में गुजारी थी। जब तक वतन से दूर था वतन का ख्याल न आया, लेकिन अब जब वतन वापस आया तो वतन की मोहब्बत ने जोश मारा और उसने यही रिहाइश इख्तियार करने का फैसला कर लिया। अब उसके कंधों पर नौशेरवां की जिम्मेदारी थी। चुनाचे उसने एक खूबसूरत मकान खरीदा, अपनी तमाम दौलत यहाँ मुंतकिल कर ली और नौशेरवां के साथ जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो कुछ अजीब फितरत का मालिक था, इंसानों से बेजार, तन्हाई पसंद। और जब नौशेरवां ने कदरे होश संभाला तो उसे पता चला कि उसका चचा साइंसदान है। साइंसी तजुर्बात की वजह से वो इंसानों की बस्ती से दूर रहना चाहता है। चुनाचे जब बस्ती से तकरीबन 80 मील दूर एक वीरान इलाके में उसकी अजीमुशान कोठी तामीर हो गई तो वो अपना सामान और नौशेरवां को लेकर उस कोठी में मुंतकिल हो गया। नौशेरवां की उम्र उस वक्त 7 साल थी। इंसानों से दूर इस वीराने में उसका दिल बहुत घबराता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह तन्हाई का आदी हो गया। सोहराब ने उसके लिए बेहतरीन खिलौने मुहैया किए, दुनिया की हसीन तरीन खिलौने। इसके अलावा नौशेरवां ने कुछ जानवर भी पाले थे और ये जानवर और खिलौने ही अब उसके रफीक थे। सोहराब की आदम बेजारी का ये हाल था कि उसने घर के कामकाज के लिए भी किसी मुलाजिम को रखना पसंद नहीं किया। वह खुद ही नौशेरवां के लिए खाना तैयार करता। इसके अलावा वो खुद ही नौशेरवां का अतालिक था। इब्तदाई तालीम उसने ही नौशेरवां को दी और इस तालीम में साइंसी तालीम भी शामिल थी। नौशेरवां की उम्र उस वक्त 10 साल थी जब पहली बार सोहराब ने उसे कोठी में अपनी लेबॉर्ट्री दिखाई और पूछा कि क्या वो इस लेबॉर्ट्री में उसके साथ काम करना पसंद करेगा। लेकिन लेबॉर्ट्री में फैली हुई अजीबोगरीब बू वहां मौजूद साइंसी आलात देखकर नौशेरवां की तबीयत उलटने लगी और उसने चचा के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। सोहराब ने गौर से नौशेरवां को देखा और फैसला किया कि 10 साला बच्चा अभी से इन मशीनों में सर नहीं खपा सकता। तब उसने नौशेरवां से पूछा कि वो क्या चाहता है। मैं शहर में रहकर पढ़ना चाहता हूँ, नौशेरवां ने जवाब दिया और दूसरे दिन ही उसका चाचा अपनी शानदार जीप में उसे लेकर शहर चल पड़ा। शहर के सबसे उम्दा होटल में उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया और नौशेरवां अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने लगा। इस जिंदगी ने नौशेरवां को बड़ी फरहत बख्शी, लेकिन इसके साथ वो दिल लगाकर पढ़ता भी रहा ताकि चचा को उसकी शिकायत ना हो। महीने में एक बार वो उसे लेने आ जाता और 2 दिन नौशेरवां उसके साथ रहता और इन 2 दिनों में सोहराब उसे अपनी लेबॉर्ट्री में ही रखता, उसे अपने तजुर्बात के बारे में बताता रहता। हालांकि नौशेरवां को इस लेबॉर्ट्री और इन तजुर्बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए 2 दिन की तकलीफ बुरी नहीं थी। वह चचा के कहने के मुताबिक लेबॉर्ट्री और तजुर्बात से दिलचस्पी लेने की कोशिश करता और चचा खुश हो जाता। इसी तरह जिंदगी गुजरती रही। नौशेरवां ने साइंस में आला डिग्री हासिल कर ली। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी और वह पूरे मुल्क का सबसे कम सिन तालिब इल्म था जिसने यह एजाज़ हासिल किया। हुकूमत ने पेशकश की कि उसे आला तालीम के लिए गैर मुल्क भेज दिया जाए, लेकिन सोहराब ने यह तजवीज़ रद्द कर दी। उसने कहा कि अब वो नौशेरवां को संजीदगी से अपने साथ काम से लगाना चाहता है। नौशेरवां को उससे इख्तलाफ था। वो किसी कीमत पर वापस उस जहन्नुम में नहीं जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए गैर मुल्क जाए, लेकिन इस बार चचा उसकी जिद पूरी करने के मूड में नहीं था। चुनाचे शहर से दूर उसी वीरान इमारत में दोनों चचा भतीजा में आपस में गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। नौशेरवां ने साफ कह दिया कि उसे सोहराब के इस गोरख धंधे से नफरत है और वह किसी कीमत पर उसके साथ यहाँ रहकर काम नहीं करेगा।
मैंने तुम्हें साइंस की आला तालीम ही इसीलिए दिलवाई है नौशेरवां कि तुम मेरे मददगार बन जाओ। जिंदगी के ये 17 साल मैंने तुम्हारे जवान होने के इंतजार में गुजारे हैं। मुझे इन 17 सालों की मेहनत का मुआवजा अदा करो। सोहराब ने कहा, काश मैं आपको इस मेहनत का मुआवजा दे सकता चचा जान। काश मुझे मालूम होता कि आप किस लिए मुझे परवरिश कर रहे हैं। काश मैं उस वक्त भी समझदार और खुद मुख्तार होता तो किसी यतीम खाने में परवरिश पाना बेहतर समझता। आपके इस मनहूस माहौल से मुझे नफरत है। मैं इस मकबरे में नहीं रह सकता। मुझे जिंदगी चाहिए, जीती जागती जिंदगी। कान खोलकर सुन ले, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। इस मकबरे में मैं एक हफ्ता भी नहीं गुजार सकता और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तब तुम मेरे लिए बेकार हो। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मुझे उन 17 साल का मातम करने दो जो मैंने तुम्हारे ऊपर ज़ाया किए हैं। फौरन निकल जाओ और आज के बाद मुझसे किसी किस्म का राब्ता न रखो। और नौशेरवां वहाँ से निकल आया। शहर की बारौनक फिजा में आकर उसने ज़िंदगी की पुरइत्मीनान सांसें ली। बिलाशुबा बूढ़े सोहराब के पास बेइंतहा दौलत थी। वो उसकी दौलत से रईसाना जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसे दौलत नहीं चाहिए थी। उस इमारत में रहकर वो पागल हो जाता। उसे ये जिंदगी अजीज थी और अब खुद मुख्तार जिंदगी उसे और दिलकश लग रही थी। उसकी तालीम काफ़ी थी, उसके पास बेशुमार ज़राए थे। कई सरकारी साइंसी शोबों में उसे मुलाजमत की पेशकश की गई, लेकिन उसने इन तमाम मुलाजमतों को ठुकरा दिया। उसे इस शोबे से नफरत थी। अगर उसे साइंस पर ही काम करना होता तो मुलाजमत की क्या ज़रूरत थी। फिर उसके एक दोस्त ने एक बैंक में मुलाजमत दिला दी और वह पूरे सुकून और दिल जमाई के साथ मुलाजमत करने लगा। उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। उसकी मुनासिब तनख्वाह में दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी गुजर जाती और अब तो पूरे 7 साल गुजर चुके थे। पूरे 7 साल। इन 7 सालों में वो सब कुछ भूल गया था। चचा की मोहब्बत भी उसे याद ना रही, वो कोठी भी उसे याद ना रही, वो ऐशो इशरत भी याद नहीं रहे जिसमें उसने ज़िंदगी बसर की थी। वो तो अब एक दरमियाने दर्जे का इंसान था। चंद दोस्त थे जिनमें कुछ उसके दफ्तर के साथी थे, कुछ बाहर के। दिन भर दफ्तर की फाइलों में सर खपाता, शाम दोस्तों के साथ मुख्तलिफ तफरीहात में गुजारता और रात को पाँव फैलाकर आराम से सो जाता। यही जिंदगी थी और अब वो इस जिंदगी का पूरी तरह आदी हो गया था। लोग भूल गए थे कि वो क्या है। वो खुद भी भूल गया था कि वो क्या था। उसके दोस्त उसे एक दरमियाने दर्जे के इंसान की हैसियत से जानते थे। नौशेरवां ने कभी इस जिंदगी में तब्दीली की ज़रूरत नहीं महसूस की, लेकिन एक दिन उसे एक लिफाफा मिला जिसकी तहरीर उसके लिए अजनबी थी। उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी पोस्टमैन ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसे खत लिखने वाला कौन था? क्या ये खत गलती से उसके पास आ गया है? उसने दूसरी बार लिफाफे पर दर्ज पता पढ़ा। उसी का नाम था, उसी के फ्लैट का पता लिखा था, लेकिन खत लिखने वाला कौन था? उसके तमाम दोस्त इसी शहर में थे। शहर से बाहर उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर ये खत? उसने बेचैनी से लिफाफे को उल्टा पलटा और फिर इसे चाक करके इसके अंदर रखा हुआ पर्चा निकाल लिया। बेसब्री से उसने पर्चे की तह खोली और अलकाब तलाश करने लगा, लेकिन कोई अलकाब ना थे, कोई इब्तदा ना थी। पर्चा इन अल्फाज से शुरू हुआ था, शायद तुम्हें ताजुब होगा कि मुझे तुम्हारा पता किस तरह मालूम हो गया, लेकिन तलाश करने से क्या नहीं मिल जाता। चुनाचे तुम्हारा पता मिल जाना ऐसा मुश्किल काम नहीं था। तुम सोचोगे कि शायद मैंने तुमसे शिकस्त मान ली है और मेरी मोहब्बत दोबारा उद कर आई है, लेकिन यह कतई गलत है। मैं आज भी तुम्हें नाफरमान, नालायक और बेहुदा इंसान तस्वुर करता हूँ। कुछ ऐसी ही ज़रूरत थी कि मैं तुम्हें तहरीरी तौर पर मुखातिब करने पर मजबूर हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात मालूम करने की कोशिश नहीं की। मैं ही नहीं जानता कि तुमने ज़िंदगी के ये 7 साल किस तरह गुजारे हैं। क्यों मालूम करता? मुझे तुम जैसे नालायक इंसान से क्या दिलचस्पी हो सकती है? बस एक ज़रूरत थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें मुखातिब करने पर मजबूर हो गया। और अब इस ज़रूरत की तफसील सुनो। तुम्हें इल्म है कि मैं एक साइंसदान हूँ। मेरी साइंसी मालूमात जिस हद तक हैं उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। मैंने कभी नामो नमूद की ख्वाहिश नहीं महसूस की। मैं तो खामोशी से अपना काम करते रहना चाहता हूँ और मैंने वही किया। किसी को नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ और ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ज़रूरत भी क्या है? लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मुझे यकीन हो गया है कि मेरी ज़िंदगी मुख्तसर तरीन है। मुमकिन है जिस वक्त तुम्हें यह ख़त मिले मैं इस दुनिया में ना हूँ। मुझे मौत की ज़रा बराबर परवाह नहीं है। जब तक ज़िंदगी थी जिया, जब मौत आ रही है तो उसकी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? जिंदा रहकर भी इंसान कौन सी खुशियाँ हासिल कर लेता है जो उसे मौत की फ़िक्र हो। इस दौर में मौत और ज़िंदगी एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक चीज़। मुझे बताओ ज़िंदगी से कौन कौन से फ़ायदे हैं और मौत से क्या नुकसान है? कुछ नहीं, सब फजूल बातें हैं। ना हम अपनी मर्ज़ी से पैदा होते हैं, ना हम अपनी मर्ज़ी से मरते हैं। अपनी बेबसी का अंदाज़ा इसी से लगा लो। फिर हम ऐसी ख्वाहिशात क्यों करें जो हमारे बस में ना हो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुमकिन है जिस वक्त ये ख़त तुम्हें मिले मैं मर चुका हूँ, या मुमकिन है मर रहा हूँ। बहरहाल तुम्हें इससे कोई गर्ज ना होनी चाहिए। मेरे पास काफ़ी सरमाया है। बकौल तुम्हारी मनहूस कोठी तो तुम्हारे लिए बेकार है, इसलिए मैं इस बेकार चीज़ को ज़ाया कर दूंगा। अलबत्ता बैंकों वगैरह में मेरी काफ़ी दौलत है। अगर वो तुम्हारे काम ना आई तो दूसरों के काम आएगी। मैंने उसे काफ़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। मैं नहीं चाहता कि गलत लोग इसे ऐश करें।
या फिर वो बैंकों में पड़ी सड़ जाए। इसलिए तुम उसे हासिल कर लो, तुम्हारे काम आएगी। तुम मेरी तरह महरूम इंसान नहीं हो, तुम्हें ज़िंदगी के बहुत से मराहिल से गुजरना है। ये दौलत तुम्हें सहारा देगी। मैंने वसीयतनामा और दीगर कागजात तैयार कर दिए। अगर तुम इन्हें हासिल करना चाहो तो एक मखसूस जगह से हासिल कर लेना। ये जगह कोठी से निस्फ मील दूर एक पक्की कब्र है। न जाने ये कब्र किसकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कागजात वगैरह एक बॉक्स में बंद करके मैंने कब्र के सरहाने दबा दिए और उस पर एक ईंट से निशान बना दिया है। उन कागजात में मैंने अपनी दौलत तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया। बाकी तुम्हारा काम है, बस यही कहना है। खुदा हाफिज सोहराब। नौशेरवां की आंखों में पानी आ गया। खपती सोहराब की वो शक्ल उसे याद आ गई जिस पर मोहब्बत बरसती थी। बचपन में जब तन्हा सोते सोते वो किसी ख्वाब से डर जाता था तो सोहराब उसे सीने से लगा लेता था और फिर वह पूरी रात उसे सीने से लगाए गुजार देता। उसने हमेशा उसकी जिद्दें पूरी की थी, हमेशा उससे मोहब्बत की थी। सिर्फ थोड़ा सा इख्तलाफ था, वो ये कि नौशेरवां इस कोठी में नहीं रहना चाहता था। और जब सोहराब ने उसे जिद की और उसे बुरा भला कहा तो वो भी बिगड़ गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सोहराब अगर चाहता तो मुख्तलिफ ज़राए से उसे मजबूर करके अपने साथ रख सकता था, लेकिन उसने कोई ऐसी बात ना की और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। आज नौशेरवां को सब कुछ याद आ गया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था और वह पशेमानी से हाथ मल रहा था। दौलत की तलब ना उसे पहले थी ना अब। इस मुतमईन ज़िंदगी में उसने मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझी। लेकिन भरी दुनिया में सिर्फ एक चचा था, और चचा भी वो जिसने उसे परवरिश किया था। अपने खून को ठुकराकर मैंने अच्छा नहीं किया, उसने सोचा और तड़प उठा। सोहराब की मोहब्बत ने जोश मारा और वो उसके पास जाने के लिए बेचैन हो गया। उसे खत के अल्फाज परेशान करने लगे। मुमकिन है जिस वक्त तुम्हें यह खत मिले मैं मर रहा हूँ या मर चुका हूँ। अगर वह मर गया तो मैं कभी खुद को मुआफ़ न कर सकूंगा। नौशेरवां ने सोचा और फिर वो हवास दुरुस्त करके चचा के पास जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। बैंक से छुट्टी मिल जाना मुश्किल नहीं था। 7 साल मुलाजमत में उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली थी। कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी। उस बस्ती तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। यहाँ से 80 मील के सफ़र का मामला था। इससे कबल जब वो शहर से चचा की कोठी में जाता था तो चचा बजाते खुद उसे लेने के लिए बस्ती आ जाता था और फिर वो जीप में इत्मीनान से कोठी चला जाता। लेकिन ये 80 मील का सफ़र अब उसके लिए जिस कदर दुश्वार गुजार था वही जानता था। कुछ भी हो, ख्वाह ये सफ़र पैदल तय करना पड़े, जाना तो है ही। सोहराब के लिए वो हर तकलीफ उठाने को तैयार था। दूसरे दिन उसने बैंक से 15 दिन की छुट्टी ली, जो उसे फ़ौरन मिल गई। बैंक मैनेजर ने उसे पूछा था कि उसे छुट्टी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तब उसने अपने चचा के बारे में बताया और फिर उस मुश्किल का जिक्र भी किया जो उसे दरपेश थी। आपकी ये मुश्किल मैं हल किए देता हूँ। उस बस्ती में हमारी ब्रांच मौजूद है। मैं ब्रांच मैनेजर मिस्टर मुफ्ती को फ़ोन कर दूंगा, आप उनसे मिल लें, वो आपको जीप फराहम कर देंगे। मुझे यकीन है आपको उनकी वजह से कोई दिक्कत ना होगी। अगर ये इंतज़ाम हो जाए तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा जनाब। कोई बात नहीं मिस्टर नौशेरवां, हम सब दोस्त हैं। और फिर आपके बेदाग किरदार का तो हर शख्स दिल से कायल है। हमें आपकी खिदमत करके मुसरत होगी, बैंक मैनेजर ने कहा और यह हकीकत भी थी। नौशेरवां बड़ा कनायत पसंद इंसान था। बैंक में उसकी आला कारकर्दगी की रिपोर्ट बहुत शानदार थी। उसने खुद ही अपनी तरक्की के लिए कोशिश नहीं की थी, वरना उसे तरक्की मिल जाती। ताहम बैंक का पूरा अमला उसकी इज्जत करता था। बैंक मैनेजर ने ब्रांच मैनेजर के नाम एक खत भी दे दिया और नौशेरवां अपने दोस्तों से मिलने चल दिया। उसके दोस्तों ने भी उसे हर मुमकिन ताउन पेश किया और उसने उनका शुक्रिया अदा किया। उसी दिन शाम को वो बस्ती के लिए चल दिया। ट्रेन के 2nd क्लास कंपार्टमेंट की एक सीट पर बैठा वो सोहराब के बारे में सोचता रहा। उसे अपने चचा की पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मालूम भी कैसे होता? जब उसके वालिदैन हयात थे तो वो बहुत छोटा था, हर किस्म के रिश्ते नातों से बेनियाज। मुमकिन है घर में चचा का जिक्र होता हो, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने तो होश ही चचा की गोद में संभाला था। बस इतना ज़रूर मालूम था कि वो उसका बाप नहीं है। अगर सोहराब उस वीराने में कोठी ना बनाता तो शायद नौशेरवां के उससे ताल्लुकात कभी ना खराब होते। लेकिन वो उस वीरान कोठी में क्या कर रहा था, आज तक सोहराब ने इस बारे में नहीं बताया था। आखिर उसने कौन कौन सी साइंसी इजादात की थी, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुमकिन है वो सिर्फ खपती हो, लेकिन ये कैसा खपती था और उसके पसे पर्दा कौन सी चीज़ थी? उसे सोहराब की शख्सियत बेहद पुरस्कार मालूम हुई और वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। कैसी अनोखी बात थी, उसने चचा की ज़ेरे साया परवरिश पाई। ज़िंदगी के 20 साल उसके साथ गुजारे, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। चचा उसे साइंसदान क्यों बनाना चाहता था? आखिर वो ऐसी कौन सी ईजाद करना चाहता था? कोई बात उसकी समझ में ना आ सकी। फिर वो उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगा। खुदा करे सोहराब जिंदा हो। अगर वो जिंदा हुआ तो इस बार मैं उसकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि ये वीराने मेरे कातिल होंगे। अगर वो मेरी मौत चाहता है तो मैं उसके साथ मरने को तैयार हूँ। रात हो गई थी। ट्रेन का सफ़र तवील था, उसे पूरी रात सफ़र करना था। ट्रेन अलग सुबह उस बस्ती पहुंचेगी जहां से उसे जीप हासिल करके कोठी रवाना होना होगा। ख्यालात ने उसका दिमाग थका दिया। चुनाचे वो खुद को ताज़ा दम रखने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि वो सो जाए।
इस तरह इन परेशान कुन ख्यालात से निजात मिल जाएगी जो उसके दिमाग पर हमलावर थे। कंपार्टमेंट में ज्यादा रश नहीं था, उसके ऊपर की बर्थ खाली थी, चुनाचे वो सोने के लिए ऊपर चला गया। ट्रेन की पुरशोर मौसीकी और हजकोले नींद लाने में मुआविन हुए और थोड़ी देर के बाद उसे इन परेशान कुन ख्यालात से निजात मिल गई। रात गुजरती रही। इस दौरान कई बार उसकी आंख खुली, लेकिन जहन नींद के ज़ेर असर आ, इसलिए फिर सो गया। सुबह होने में कुछ देर थी कि वो जाग गया। बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, बाल संवारे और खिड़की के नज़दीक आ बैठा। सवेरे में धुंधले मनाजिर उजागर हो रहे थे। ये मनाजिर उसके जाने पहचाने थे। पूरे 7 साल के बाद वो दोबारा मनाजिर देख रहा था। उसके जहन में बहुत सी यादें ताज़ा हो रही थी और इन यादों के साथ एक हौल सा जहन पर सवार हो जाता था। एक भयानक सा ख्याल दिमाग पर हावी हो जाता, अगर सोहराब इस दुनिया में ना हुआ तो। ना जाने क्यों इस तस्वुर के साथ उसका दिल धड़कने लगता। हालांकि पूरे 7 साल गुजर गए थे, पूरे 7 साल, और अगर अब भी सोहराब का खत ना मिलता तो वो उसके बारे में ना सोचता। लेकिन अब जूं जूं वो उसके बारे में सोच रहा था, उसके दिल में सोहराब की मोहब्बत जाग रही थी। बिलाशुबा उसने बूढ़े चचा के साथ ज्यादती की थी। सोहराब ने उसके साथ एहसान किया था। अगर वो उसकी परवरिश ना करता तो ना जाने वो कहाँ कहाँ भटक रहा होता। मुमकिन है किसी यतीम खाने में होता, मुमकिन है किसी खेत में हल चला रहा होता। उसकी ये हैसियत भी सोहराब की मरहूने मिन्नत थी। ठीक है, उसने सोहराब का हुक्म नहीं माना, लेकिन पूरे 7 साल तक उसकी खबर ना लेना वाकई नामाकूलियत थी और वो इस पर पशेमान होने लगा। रोशनी फूटने लगी थी और अब बस्ती आया ही चाहती थी। ट्रेन की आवाज़ में अब पंचक्की की आवाज़ भी शामिल हो गई। इस पंचक्की की आवाज़ से वो बचपन से मानूस था। पूरे 27 साल से ये पंचक्की चल रही थी। फिर दूर से पंचक्की नजर आने लगी और ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद ट्रेन बस्ती के छोटे से स्टेशन पर रुक गई और वो अपना अटैची केस लेकर नीचे उतर आया। एक एक चीज़ जानी पहचानी, कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ वही था। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल गया। उसे याद न रहा कि सोहराब से उसकी रंजिश है, उसे कुछ भी याद न रहा। उसके कदम स्टेशन के छोटे से गेट की तरफ पड़ गई और वो गेट से निकल आया। तब उसने दूर पीपल के दरख्त के नीचे सोहराब की जीप तलाश की। सोहराब इसी दरख्त के नीचे जीप रोककर उसका इंतजार करता था, लेकिन आज इस दरख्त के नीचे कोई जीप नहीं थी। अलबत्ता उसे कुछ फासले पर 2 तांगे खड़े हुए थे। उसका दिल धक से हो गया। वो हकीकत की दुनिया में लौट आया और ना जाने क्यों वह रंजीदा हो गया। वह इस अनोखी बात पर रंजीदा था। काश मैं सोहराब की बात मान लेता। उसने ठंडी सांस लेकर सोचा और मरे मरे कदमों से आगे बढ़ गया। मामू का होटल हस्बे मामूल खुला हुआ था। आज से कबल वो कभी इस होटल में नहीं गया था। हाँ, जब भी यहाँ आता था मामू के होटल के दिलचस्प बोर्ड को जरूर पढ़ता था, लेकिन आज उसे होटल में कुछ वक्त गुजारना था। अभी सिर्फ 7 बजे थे, बैंक 9 बजे खुलता होगा। 2 घंटे गुजारने थे, पूरे 2 घंटे। वो होटल में दाखिल हो गया। मामू काउंटर पर मौजूद था और यहाँ आने के बाद उसे पहली तब्दीली नजर आई। मामू का सर पहले की तरह गट्ठा हुआ और चमकदार था, लेकिन उसकी अकड़ी हुई मूंछों के चंद बाल सफ़ेद हो गए थे और अब मूंछों की अकड़ में भी फर्क आ गया था। होटल के अंदर बेंच पर बैठकर वो खला में घूरने लगा। मैले कुचाले कपड़े पहने बैरा उसके करीब आ गया। चाय ले आओ, उसने कहा और किनारे झड़ी प्याली में बदशक्ल चाय आ गई। उसने चाय की तरफ नहीं देखा और प्याली उठाकर उसके छोटे छोटे घोंट लेने लगा। उसे चाय के जायके का भी एहसास न हुआ। उसने चाय खत्म कर ली। ये 2 घंटे जितने तवील थे उसका दिल ही जानता था। बमुश्किल 9 बजे और इस दौरान 9 प्याली चाय पी ली। चाय का बिल अदा करके वो बाहर निकल आया। अब खासी रौनक हो गई थी। इस दौरान कई ट्रेनें आई और गईं। मुसाफिर सरों पर बॉक्स रखे बाहर निकलते और अंदर जाते नजर आ रहे थे। तांगों की तादाद भी अब बढ़ गई थी। वो एक तांगे की तरफ बढ़ गया और तांगे वाले ने जल्दी से नीचे उतरकर उसकी अटैची ले ली। अटैची रखकर उसने तांगा आगे बढ़ा दिया। कहाँ चलूं बाबूजी? हसन रोड, उसने जवाब दिया और तांगा चल पड़ा। वो बस्ती की एक एक चीज को तवज्जो और दिलचस्पी से देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। छोटी सी बस्ती थी। चंद मिनट के बाद वो हसन रोड पहुंच गया। बैंक का बोर्ड सामने ही नजर आ रहा था। बैंक खुल चुका था। उसने तांगे वाले को पैसे दिए और अटैची लेकर नीचे उतर आया। बैंक के चौकीदार और फिर मैनेजर के कैबिन के नजदीक पहुंच गया। बैंक के मैनेजर मुफ्ती ने उसका मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। वो दरमियानी उम्र का एक शरीफ आदमी मालूम होता था। फरमाइए जनाब। मेरा नाम नौशेरवां है, नौशेरवां ने कहा और मुफ्ती उछल पड़ा। ओह, आइए मिस्टर नौशेरवां, नफीस साहब ने आपके बारे में फ़ोन किया था। आइए तशरीफ़ रखें। बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर, उसने गर्म जोशी से उसका मुसाफिया करते हुए कहा। शुक्रिया। नौशेरवां एक कुर्सी पर बैठ गया और मैनेजर ने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया। अगर आप गुस्ल करना पसंद करें तो। नहीं शुक्रिया। तब फिर नाश्ता कर लिया जाए। अरे भाई रहमत, होटल से नाश्ता ले आओ। इसकी जहमत ना करें, मैंने स्टेशन पर उतरकर। कमाल है, इसमें जहमत की क्या बात है, जाओ रहमत, मुफ्ती साहब ने कहा और चपड़ासी चला गया। इस इमारत के पिछले हिस्से में बाकायदा इंतजाम है। आप नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर सो जाएं, थकन उतर जाएगी। उसके बाद आपको बस्ती की सैर कराएंगे।
नहीं मुफ्ती साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। दरअसल मुझे अपने चचा से मिलने जाना है, वो शायद सख्त बीमार है। नाश्ते के बाद आप मुझे जीप फराहम कर दें, मैं जल्द अज जल्द चला जाना चाहता हूँ। ओह, चचा की बीमारी का सुनकर अफसोस हुआ। बात ऐसी है कि मैं आपको रोक भी नहीं सकता। मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप मुझे भी एक आध दिन के लिए शर्फ़े मेज़बानी बख्श दें। बहरहाल नाश्ता करें, जीप हाजिर है। आपके इखलाक से बहुत मुतासिर हूँ मुफ्ती साहब, मजबूरी बता चुका हूँ, फिर कभी जहमत दूंगा, उसने कहा और मुफ्ती ने गर्दन हिला दी। फिर वो नफीस के बारे में पूछता रहा। शहर का बैंक मैनेजर था और काफ़ी देर तक मुख्तलिफ बातें होती रहीं। नाश्ता आ गया और फिर नाश्ते के बाद मुफ्ती ने उसे जीप की चाबी दे दी। दर हकीकत वो बेहद खलीक और मिलनसार इंसान था। जीप की टंकी पेट्रोल से भरी हुई थी, कुछ फालतू कैन भी रखे हुए थे। नौशेरवा ने उसका आखिरी बार शुक्रिया अदा किया और जीप लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद जीप बस्ती से निकल आई और कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। ये रास्ते उसके जाने पहचाने थे। जहन में बेशुमार ख्यालात लिए वो जीप ड्राइव करता रहा और फासले तय होते रहे। कच्चे रास्ते पर जीप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ाई जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा था। ना जाने क्यों उसे यह एहसास हो रहा था कि अगर उसे पहुंचने में देर हो गई तो फिर सोहराब उसे ना मिल सकेगा। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालकर दूसरे हाथ से कोट की अंदरूनी जेब से खत निकाल लिया और इसे खोलकर पढ़ने लगा। खत के चंद हिस्से उसे हरासा कर रहे थे। मुमकिन है जिस वक्त तुम्हें यह खत मिले मैं मर चुका हूँ या मर रहा हूँ। बकौल तुम्हारे ये मनहूस कोठी तो तुम्हारे लिए बेकार है, इसलिए मैं इस बेकार चीज़ को ज़ाया कर दूंगा। ये अल्फाज क्या मायने रखते थे? सोहराब क्या करने का इरादा रखता है? खत मिले हुए तो 2 दिन गुजर चुके थे। क्या सोहराब मर चुका है? और इससे आगे सोचने को उसका दिल नहीं चाहता था। अगर सोहराब मर चुका है तो फिर अब वहाँ क्या रखा है? अब वहाँ जाकर क्या करेगा? लेकिन मुमकिन है उसके खत के अल्फाज गलत हो। मुमकिन है उसने ऐसा खत इस वजह से लिखा हो कि नौशेरवा की मोहब्बत ऊद कर आए और वो उससे मुलाकात के लिए दौड़ पड़े। हालांकि सोहराब अब भी उससे नाराज़ था। खत के अल्फाज उसकी नाराज़गी की तरफ इशारा करते थे। काश वो जिंदा हो, मैं उससे मुआफ़ी मांग लूँगा, मैं अपनी ज़्यादती का अजाला करूँगा। उसने जीप की रफ्तार और तेज़ कर दी और जीप उछलती कूदती दौड़ने लगी। रास्ते की गर्द उसके बालों में अट गई, उसका हुलिया ही बदल गया। तेज़ रफ्तारी के बायस इस पुरस्रार कोठी तक पहुंचने में उसे 3 घंटे लग गए और पूरे 7 साल के बाद वो कोठी के गेट पर पहुंच गया। कोठी के गेट के सामने बेतरतीब झाड़ियाँ उगी हुई थी। कबाड़ उसी अंदाज में आधा खुला हुआ था। उसने जीप रोक दी और नीचे उतराया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो लरसते हुए कदमों से अधखुले फाटक से अंदर दाखिल हो गया। लॉन की घास उसी तरह बेतरतीब थी और बिल्कुल सूख गई थी। रविश पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे थे। ये तमाम चीज़ें खुद सोहराब साफ करता था। न जाने क्यों उसने कभी कोई मुलाजिम नहीं रखा था। रविश से गुजरकर वो मेन गेट पर पहुंच गया। खूबसूरत दरवाजे पर गर्द की तहें जमी हुई थी। दोनों कबाड़ बंद थे। क्या ये कबाड़ अंदर से बंद है? नौशेरवा ने सोचा और कबाड़ों को धक्का देकर देखा, लेकिन कबाड़ अंदर से बंद नहीं थे। धक्का देने से वो एक कराह के साथ खुल गए, लेकिन अंदर से सीलन का एक भपका बाहर आया, जिसका मतलब था कि काफ़ी दिन से दरवाज़ा नहीं खुला। वो सांस रोककर अंदर दाखिल हो गया। एक राहदारी तय करके वो इमारत के रिहायशी हिस्से में पहुंच गया। हर चीज़ वीरान, हर शय उदास, लेकिन ये उदासी नई नहीं थी। यहाँ की हर शय हमेशा इसी तरह वीरान थी। नौशेरवा ने हमेशा यहाँ की यही हालत देखी थी। वो आगे बढ़ता रहा और फिर वो सोहराब की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। उसका हलक खुश्क हो रहा था। दिल की धमक कनपटियों में गूंज रही थी। लरसते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में हस्बे मामूल तारीकी थी। वो तेज़ धूप से अंदर आया था, इसलिए चंद सेकंड उसकी आंखों के सामने तारीकी रक्स करती रही और फिर आंखें रोशनी की आदी हो गई। उसने सोहराब की मसहरी देखी। मसहरी खाली थी, उसकी चादर बेशिकन थी। करीब ही वो आबनूसी मेज़ रखी हुई थी जो हमेशा यहीं रखी रहती थी। मेज़ पर एक खुली किताब औंधी रखी हुई थी, जैसे सोहराब ने पढ़ते पढ़ते इसे इस तरह रख दिया हो। वो आहिस्ता कदमों से किताब के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन किताब पर जमी गर्द की तह को देखकर उसका दिल लरस गया। इसका मतलब है कि किताब काफ़ी दिनों से इसी तरह रखी है। इसका क्या मतलब है? गौर से देखने पर फर्श पर भी गर्द की तह नजर आई। इस गर्द पर कदमों के निशानात नहीं थे, गोया बहुत दिन से कोई इस फर्श पर भी नहीं चला है। और ये अलामात नौशेरवा का दिल बिठाई दे रही थी। कहाँ गए अंकल सोहराब, कहाँ हैं? मुमकिन है वो बहुत दिन से लेबॉर्ट्री में हो, इस तरफ आए ही ना हो। उसने दिल को सहारा दिया और उस कमरे से निकल आया। अब वह दूसरे कमरों में सोहराब को तलाश कर रहा था। लेबॉर्ट्री का इलाका पिछले सिमत में था। जब पूरी इमारत में सोहराब का निशान ना मिला तो वो लेबॉर्ट्री की तरफ पड़ गया, लेकिन जो ही वह इमारत के अकबी हिस्से से निकला उसका दिल धक से होकर रह गया। लेबॉर्ट्री की पूरी इमारत मुनहदिम थी। ऐसा लगता था जैसे इस पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया गया हो। नौशेरवा के हाथ पांव सनसनाने लगे। वो फटी फटी नज़रों से तबाहशुदा इमारत को देखने लगा, जहां जिंदगी के आसार नहीं थे। सोहराब इस तबाहशुदा इमारत में नहीं है, फिर वो कहाँ था?
मुमकिन है इस वक्त मर चुका हूं या मर रहा हूं। खत के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंजे और उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं अंकल, अंकल तुम नहीं मरे हो। तुम कहाँ हो अंकल? मैं आ गया हूं। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूं अंकल, मुझे माफ़ कर दो, सामने आ जाओ अंकल। वह हलक फाड़ कर चीखा और उसकी आवाज़ पत्थरों के सीने में जज्ब हो गई। लेकिन इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। अलबत्ता एक दरख्त से चंद कौवे करी आवाज़ों में चीखते हुए उड़ गए। उसके कदम मुनहदिम इमारत की तरफ उठ गए, लेकिन इमारत का दरवाज़ा बिल्कुल तबाह हो गया था। उस पर बरामदे की छत आ गिरी थी और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंकल, अंकल, वह हलक फाड़ कर चीखता रहा और उसकी आवाज़ फट गई। हलक खुश्क हो गया, सर चकराने लगा और वह दोनों हाथों से सर पकड़कर एक पत्थर पर बैठ गया। तेज धूप थी, उसके जिस्म से पसीना बह रहा था, लेकिन उसे कुछ होश नहीं था। उसका दिल गमो अंधों में डूबा हुआ था। अब उसे यकीन हो गया था कि सोहराब इस दुनिया में नहीं है, वो शायद मर चुका है और उसकी लाश इसी लेबॉर्ट्री के मलबे के नीचे दबी रह गई है और शायद उसने खुद ये लेबॉर्ट्री तबाह की है। तुमने ऐसा क्यों किया अंकल? तुमने ऐसा क्यों किया? वो सिसकी लेकर बोला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त उसे सोहराब की एक एक बात याद आ रही थी। सोहराब बचपन में उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाता था, अपने हाथ से खाना खिलाता था और वो उसकी पसंद की चीज़ें खुद ही बड़ी मेहनत से पकाता था। हालांकि वो एक मसरूफ़ इंसान था। उसने कभी नौशेरवां की कोई जिद ना टाली थी। जो कुछ उसने कहा सोहराब ने मुहैया कर दिया और सोहराब ने उससे सिर्फ एक फरमाइश की थी, सिर्फ एक फरमाइश। नौशेरवां ने उसकी एक भी फरमाइश पूरी नहीं की। आखिर सोहराब को उससे क्या मिला? सिर्फ मौत। उसने बेगर्ज एहसान किया था, वरना इस दुनिया में कौन किसी के लिए मिटता है। सोहराब दौलतमंद था, वो जो चाहता कर सकता था। न जाने कितने लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन सोहराब ने नौशेरवां के लिए दुनिया जहां के ऐश मुहैया कर दिए थे। नौशेरवां को शिद्दत से एहसास था कि उसने सोहराब के साथ सख्त ज्यादती की है। उसकी पूरी उम्र के एहसानात को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है। क्या था अगर वो अपनी ज़िंदगी इस वीराने में गुजार देता? लोग तो एहसानात के बदले चुकाने के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं। ना जाने कब तक वो उसी जगह बैठा रोता रहा। पूरी धूप उसके सर से गुजर गई। शाम हो गई, लेकिन उसका वहां से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। यूं भी पूरी रात ट्रेन में कटी थी, तबीयत बोझल थी। धूप में बैठे रहने से तबीयत और ख़राब हो गई। सर दर्द से फटा जा रहा था और जब दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो वो पत्थर से उठ गया। मरे मरे कदमों से वो रिहायशी इमारत की तरफ चल पड़ा। लेबॉर्ट्री के बरक्स ये इमारत बिल्कुल ठीक थी और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। वो इमारत के अंदरूनी कमरों में चक्कर लगाने लगा। हर चीज़ जूं की तूं थी। इस वीरान इलाके में भी सोहराब ने हर चीज़ का बंदोबस्त कर लिया था। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्टेशन पूरी कोठी को बिजली सप्लाई करता था। खुदकार ट्यूबवेल नलों में पानी सप्लाई करते थे। गर्ज यहाँ की ज़िंदगी किसी बाकायदा शहरी ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं थी। नौशेरवां सोहराब की ख्वाबगाह में पहुंच गया। उसने मसारी पर बैठकर अपने सर को भींच लिया, लेकिन दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। तब उसने गुस्ल करने का फैसला कर लिया और सोहराब की ख्वाबगाह से मुल्हिका बाथरूम में चला गया। सब कुछ हस्बे मामूल था। उसने ठंडे पानी से गुस्ल किया। गुस्ल ने उसे काफ़ी सुकून बख्शा। गुस्ल से फारिग होकर उसने लिबास तब्दील किया और फिर किचन की तरफ चल दिया। जदीद साजो सामान से आरास्ता किचन में हर चीज़ मौजूद थी। दूध, पनीर, बिस्कुट और दूसरा सामान। उसने केतली में कॉफ़ी के लिए पानी चढ़ा दिया और दूध का डिब्बा खोलने लगा। थोड़ी देर में उसने हल्के फुल्के खाने का इंतज़ाम कर लिया और इस दौरान उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते रहे। उसे सोहराब याद आ रहा था। वो खुद इस सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता था और सोहराब किसी माहिर बावर्ची की तरह उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें तैयार करता। फिर वो चीज़ों को ट्रॉली पर रखे नाश्ते के कमरे का रुख करता और नौशेरवां अपने छोटे छोटे हाथों से सिर्फ ट्रॉली धकेलने में उसकी मदद करता। और उसकी इस मदद पर सोहराब किस कदर खुश होता था। ट्रॉली पर सामान रखने के बाद वो मोहब्बत भरी नज़रों से नौशेरवां को देखता और नौशेरवां उससे पूछता, चले अंकल? चलो बेटे, वो जवाब देता और नौशेरवां ट्रॉली धकेलता हुआ बाहर ले जाता। एक एक बात उसे याद आती रही। किचन में बैठकर ही उसने खाना जहर मार किया, कॉफ़ी की कई प्यालियाँ पी और फिर वो वहाँ से निकल आया। सोहराब की याद को फरामोश करना होगा। ये अमली ज़िंदगी है, गुजारा वक्त वापस नहीं आता। लेकिन उसके आखिरी हकूक़ तो फ़र्ज़ है। कम अज़ कम वो अपना एक फ़र्ज़ तो अदा करे। सोहराब की लाश को तलाश करके उसे दफन कर दे। ना जाने बूढ़े साइंसदान की बेगौरों कफन लाश कहाँ पड़ी होगी। उसके अंदाजे के मुताबिक लाश लेबॉर्ट्री में ही हो सकती थी। रिहायशी इमारत का तो उसने एक एक हिस्सा देख डाला था, लेकिन लेबॉर्ट्री में दाखिले का तो दरवाज़ा ही बंद था। दरवाजे के मलबे को हटाए बगैर अंदर दाखिल होना मुश्किल काम है। वो सोहराब की मसहरी पर लेटा सोचता रहा। ना जाने क्यों अब उसे नींद नहीं आ रही थी। तबीयत भी हल्की हो गई थी। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा। फिर उसके ज़हन में ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। उस वक्त चूंकि उसके ज़हन पर बोझ था, सोहराब की गुमशुदगी और उसकी मौत के ख्याल ने उसे गमगीन कर दिया था।
इसलिए वो लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के उस दूसरे रास्ते को याद न कर सका जो उसकी अपनी दरियाफ्त था। लेबॉर्ट्री की अकबी दीवार के एक रोशनदान से वो अक्सर अंदर दाखिल हो जाता था। अकबी दीवार के नज़दीक एक दरख्त था और जब कभी उस पर शरारत सवार होती तो वो सोहराब को डराने के लिए उससे दरख्त पर चढ़कर रोशनदान से अंदर दाखिल हो जाता था और मशीनों पर झुके काम करते हुए सोहराब को हाउ करके डरा देता। बाज़ औक़ात तो सोहराब ज़्यादा मुनहमिक होता तो उछल पड़ता था। ऐसे औक़ात में अक्सर नुकसान भी हो जाता, लेकिन उसने नौशेरवां की किसी शरारत पर उसे कभी नहीं डांटा था। इस वक्त भी उसे यही रोशनदान याद आ गया और वह चौंक कर मसैरी पर उठ बैठा। रात का वक्त था, मुमकिन है लेबॉर्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी फेल हो गया हो, उसने सोचा। लेकिन लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर सोहराब की लाश तलाश करने का ख्याल इस कदर मजबूत हो गया कि उसने किसी बात की परवाह नहीं की और जूते पहनकर कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो लेबॉर्ट्री की इमारत के अकब में था। दरख्त जूं का तूं था, दीवार भी सलामत थी और रोशनदान खुला हुआ था। उसने जूते उतारे और दरख्त पर चढ़ने लगा। बचपन की और बात थी। उस वक्त वो एक हल्का फुल्का बच्चा था, दरख्त पर बंदरों की तरह चढ़ जाता था, लेकिन अब उसका तनोतूश मुनासिब था और अब दरख्त पर चढ़ने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अगर कोई और ज़रूरत होती तो वो एक ख्याल तर्क कर देता, लेकिन इस वक्त उसके जहन पर जुनून सवार था। वो हर कीमत पर अंदर दाखिल होना चाहता था। चुनाचे कई बार दरख्त से फिसलने के बावजूद वो कोशिश करता रहा और आखिर रोशनदान तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। बचपन का दौर भी क्या दौर होता है। एक वो वक्त था जब वो भागता हुआ आता था और दरख्त पर चढ़ जाता था और फिर रोशनदान से दूसरी तरफ कूदने में ना कोई खौफ दामनगीर होता, ना झिझक होती। जवानी ने ताकत बख्श दी थी, लेकिन उसके साथ ही अकल भी। रोशनदान से अंदर दाखिल होने में तो कोई दिक्कत न हुई, लेकिन दूसरी तरफ की ज़मीन काफ़ी नीची महसूस हुई। यकीनन नीचे कूदने में पैरों में चोट लगेगी। बहरहाल यहाँ तक वापस आने के बाद बेनीलो मराम वापसी मुमकिन नहीं। चुनाचे उसने आंखें बंद की और नीचे कूद गया। पैरों का सख्त झटका लगा था। कई सेकंड तक वो वहीं बैठा रहा, फिर उठा और दीवार में स्विच तलाश करने लगा। उसे इल्म था कि स्विच कहाँ है, इसलिए स्विच तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन चिट की आवाज़ बुलंद होकर रह गई और रोशनी ना हुई। उसे सख्त मायूसी हुई। रोशनी का इंतज़ाम दुरुस्त नहीं था। उसने दूसरे बटन भी आजमाए, लेकिन लाइन बेजान थी। तब उसने मायूस होकर गर्दन झटकी और अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो राहदारी में निकल आया। ये कमरा लेबॉर्ट्री के इंतहाई हिस्से में था। असल लेबॉर्ट्री यहाँ से दूर थी। तारीकी में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे सख्त मायूसी हुई थी। काश उसके पास माची सी होती। अंधेरे में अंधों की तरह टटोलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। कोई दीवार मखदूश हो सकती थी, कहीं भी गढ़ा हो सकता था, लेकिन वो इन चीज़ों से बेनियाज आगे बढ़ रहा था। और फिर वह लेबॉर्ट्री के दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसने हाथ से टटोल कर इसे अच्छी तरह महसूस किया और फिर उसके टूटे हुए हिस्से से अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे कोई चाप सुनाई दी थी, कोई आहट जो समात का वाहमा नहीं हो सकती थी। वह ठिठक गया और दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। हल्की सी खड़खड़ाहट फिर सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तारीकी में टामक टोइयां मार रहा हो, और वो आवाज़ की सिमत आंखें फाड़ने लगा और फिर वो उछल पड़ा। माचिस जलने की आवाज़ आई। शोला चमका और रोशनी हो गई। किसी ने शमा जलाई थी। घोर तारीकी जख्मी हो गई। शमा का मध्यम शोला तारीकी से जंग करने लगा और बेख्तियार नौशेरवां के हलक से एक आवाज़ निकल गई, अंकल। वह शमा की तरफ दौड़ा, लेकिन एक बार फिर उसके कदम रुक गए। शमा के करीब वो चेहरा उसे नजर आ गया था और वो इस चेहरे को देखकर मबहूत हो गया। वो हसीन चेहरा उसके हवास पर छा गया। वो एक नौजवान लड़की थी। नौजवान लड़की, इंतहाई पाकीज़ा और साफ सुथरी शक्ल की लड़की। शमा की रोशनी उसके आधे चेहरे को मुनव्वर कर रही थी, बाकी चेहरा तारीकी में था, लेकिन उस मुनव्वर चेहरे का सुलगता हुआ गुदाज इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। तीखे नक्शो निगार, सादा सा अंदाज, घटाओं की तरह बिखरे बाल। नौशेरवां सख्ते से आलम में वो चेहरा देख रहा था और फिर उसके कानों में एक मुतरन्नम आवाज़ गूंजी, तुम कौन हो? लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। वो पागलों की तरह उसे देखता रहा। वो सब कुछ भूल गया था। उसे ये भी याद ना था कि वो यहाँ किस लिए आया था, और वो इस चेहरे को देख रहा था। इस चेहरे के अलावा दुनिया की कोई शय उसकी निगाहों के सामने ना थी। लड़की चंद लम्हात उसके जवाब का इंतजार करती रही। फिर उसने जलती हुई शमा हाथ में उठाई और अपने चेहरे के बराबर किए आगे बढ़ाई। अब वो नौशेरवां के बिल्कुल करीब थी और नौशेरवां उसके पास से उठती भीनी भीनी खुशबू से मशहूर हो गया था। तुम कौन हो? लड़की ने इस बार शमा उसके चेहरे के करीब कर दी, लेकिन नौशेरवां बदस्तूर बुत की तरह साकित खड़ा रहा। लड़की उसके जवाब का इंतजार करती रही। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नौशेरवां का हाथ पकड़ लिया। नौशेरवां के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसके हाथ के नर्म और लतीफ लम्स ने
उसके रगों पैर में सुरूर की लहर दौड़ा दी। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींचा और नौशेरवां के कदम खुद ब खुद उठ गए। वो लड़की के साथ आगे बढ़ गया और लड़की उसे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गई। यह कमरा भी नौशेरवां ने पहले से देखा हुआ था। पहले अलमारियां लगी हुई थी और उसमें बोतलें चुनी हुई थी जिनमें रंगीन स्याल भरे हुए थे, लेकिन अब इस कमरे का हुलिया बदला हुआ था। अब इसे बेडरूम की शक्ल दे दी गई थी। यहाँ एक कीमती मसारी पड़ी हुई थी और आराइश का तमाम सामान मौजूद था। एक तरफ कीमती सोफा सेट पड़ा था। एक मेज पर बहुत खूबसूरत क्षमादान रखा हुआ था। लड़की ने कमरे में लाकर उसका हाथ छोड़ दिया और क्षमादान के करीब पहुंच गई। उसने हाथ में पकड़ी हुई क्षमा से तमाम शमें रोशन कर दी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। नौशेरवां की निगाहें लड़की के सरापा का जायजा ले रही थी। वो औरतों की दुनिया का इंसान नहीं था। कॉलेज की जिंदगी में भी उसकी तवज्जो तालीम हासिल करने की तरफ रही। हालांकि कॉलेज की जिंदगी में कई लड़कियों ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल ठुस साबित हुआ। बाज़ लड़कियां तो उसे रोबोट कहती थी, जो सिर्फ एक मशीन था, लेकिन वह कभी किसी से मुतासिर न हुआ। इसके बाद 7 साल अमली जिंदगी थी। इससे जिंदगी में उसके मामूलात महदूद थे और इन मामूलात में रोमान को दखल न था। उसने कभी इस अंदाज में सोचा ही ना था, लेकिन आज उसके दिल की कैफियत और ही थी। आज उसने पहली बार औरत को औरत देखा था और ये औरत उसके हवास पर इस तरह छाई थी कि वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गया। शमे जलाकर लड़की उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो गौर से उसे देख रही थी और एक बार फिर उसकी आवाज़ नौशेरवां के कानों में गूंजी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बताओ तुम कौन हो? और नौशेरवां चौंक पड़ा। दर हकीकत इस पुरस्कार माहौल में लड़की की मौजूदगी हैरत अंगेज थी। तबाहशुदा लेबॉर्ट्री में वो कहाँ से आ गई? यहाँ क्या कर रही है? कैसे जिंदा है? बहुत से सवालात उसके जहन में रींग आए और फिर लड़की का सवाल उसके कानों में गूंजा। किसी की बात का जवाब ना देना भी बदअखलाकी थी। अब वो शहर की दुनिया से निकल आया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं नौशेरवां हूँ। नौशेरवां? लड़की ने ज़ेरे लब कहा। हाँ, मैंने ये नाम सोहराब की जुबान से सुना था। क्या दिन की रोशनी में तुम ही चीख चीख कर किसी को आवाज़ दे रहे थे? सोहराब के नाम पर नौशेरवां चौंक पड़ा। उसे याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आया है। एक बार फिर उसे सोहराब याद आ गया और वो बेचैन हो गया। हाँ, मैं ही चीख रहा था। क्या तुमने मेरी आवाज़ें सुनी थी? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने से माजूर थी। मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। इस तबाहशुदा लेबॉर्ट्री से मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती। सोहराब मेरे अंकल थे। वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? खुदा के लिए मुझे बताओ, उसने मुज़तरबाना अंदाज में कहा। प्रोफेसर? लड़की के मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला। प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी लाश इस मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। इस लाश को निकालना बहुत मुश्किल काम है। लाश? नौशेरवां के मुंह से कराह के अंदाज में निकला। तो अंकल मर गए? हाँ, प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। ना जाने क्यों उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं आज तक उनकी खुदकुशी की वजह मालूम करने से कासिर हूँ। खुदकुशी? नौशेरवां सिसक कर बोला। उन्होंने खुदकुशी की है? हाँ, 100% खुदकुशी। प्रोफेसर ने इस मशीन के तमाम बटन खोल दिए जिसमें एटमी शमाएं दौड़ती थीं। वो जानते थे कि मशीन इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फट जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उसके बटन खोलकर उसके नज़दीक खड़े रहे और मशीन एक खौफनाक धमाके से फट गई और लेबॉर्ट्री का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। प्रोफेसर की लाश भी उसी हिस्से में दबी हुई है। मगर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं खुद भी ये राज नहीं जानती नौशेरवां। अगर जानती तो तुम्हें ज़रूर बता देती, लड़की ने कहा और नौशेरवां चेहरे पर दोनों हाथ रखकर सिसकने लगा। लड़की खामोशी से उसे देखती रही। सोहराब की मौत की तस्दीक हो गई थी और नौशेरवां इस खुदकुशी का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। थोड़ी देर के बाद लड़की ने ही उसके चेहरे से उसके हाथ हटाई और गमज़दा आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूँ, लेकिन अफसोस इसका ज़ाला करने की कोशिश में नाकाम हूँ। नौशेरवां ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर लड़की के नरमा गुदाज सीने से टिका दिया और लड़की मोहब्बत से उसके बालों में कंघी करने लगी। नौशेरवां को एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। काफ़ी देर तक वो लड़की के सीने से लगा रहा और फिर चौंक पड़ा। उसके जहन में एक सवाल उभरा, ये लड़की कौन है? हालात इस कदर उलझे हुए थे और उसका जहन इस कदर बेकाबू था कि उसने अब तक इस लड़की के बारे में नहीं सोचा था। उस लड़की के सीने से सर हटाकर उसकी तरफ देखा। लड़की की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर जज्बात का अक्स नजर आ रहा था, जैसे वो भी नौशेरवां के लम्स से सरशार हो। सुनो, नौशेरवां ने उसे आवाज़ दी और लड़की ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसकी आंखें बोझल थीं और उनसे नशा झलक रहा था। हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। तुम कौन हो? मैं? वह चौंक पड़ी। हाँ, तुम कौन हो? मैं शीबा हूँ। शीबा? नौशेरवां ने गौर से उसे देखा। लड़की के खदोखाल मशरकी थे, लेकिन उसका नाम? तुम्हें मेरे और प्रोफेसर के बारे में क्या मालूम है? प्रोफेसर अक्सर आपका जिक्र करते थे। आप उनके भतीजे हैं जो उनसे नाराज़ होकर कहीं चले गए थे। ठीक है, लेकिन तुम प्रोफेसर के पास कब आई? मुझे याद नहीं है।
लड़की ने आहिस्ता से कहा। मैंने आंख खोली तो मैं प्रोफेसर के सामने थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उनके पास नहीं देखा। मैं क्या कह सकती हूँ, लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या तुमने पहले कभी मुझे देखा था? नहीं। अजीब बात है, और तुम कहती हो कि तुमने जब होश संभाला तो तुम प्रोफेसर के सामने थी। हाँ। नौशेरवा ने गहरी सांस ली। ये मुअम्मा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने यह हसीन लड़की कौन है, कहाँ से आई है। अगर वो पहले से प्रोफेसर सोहराब के साथ होती तो वो इसे क्यों ना देखता। उसकी समझ में कुछ ना आया। वो काफ़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, प्रोफेसर सोहराब के यहाँ तुम्हारी हैसियत क्या थी? प्रोफेसर मुझे अपनी सेक्रेटरी कहते थे, उसने जवाब दिया, और नौशेरवा खामोश हो गया। ये मुअम्मा किसी तरह हल नहीं होता था, चुनाचे उसने इसके बारे में मजीद छानबीन मुनासिब न समझी। फिर वो थोड़ी देर के बाद बोला, शीबा, मैं अंकल की लाश इस मलबे से निकालना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तैयार हूँ। हम कल दिन की रोशनी में यह काम शुरू करेंगे। मैं अंकल की लाश को दफनाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगी। आओ बाहर चलें, कल दिन में यहाँ आएंगे। क्या तुम इस माहौल से घबरा नहीं रही? मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, लड़की ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? वो चौंक पड़ा। हाँ, ये प्रोफेसर की हदायत है। अब अंकल तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हदायत मुझे याद है, लड़की ने कहा। यह कैसे मुमकिन है? यहाँ तुम्हारा दम ना घुट जाएगा। जिद ना करो, यहाँ तुम कैसे जिंदगी गुजार सकोगी? बराहे करम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन प्रोफेसर को पूरे 15 दिन गुजर चुके हैं और मैं यही हूँ। 15 दिन? तुम 15 दिन से यहाँ हो शीबा, और जिंदा हो? क्या यहाँ तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त है? सब कुछ है। मैं यहाँ हमेशा जिंदा रह सकती हूँ, हमेशा। अलबत्ता मैं यहाँ से निकली तो मर जाऊंगी। मैं किसी तरह प्रोफेसर की हुक्म अदूली नहीं कर सकती, शीबा ने जवाब दिया। और नौशेरवा अजीब शशोपंज में पड़ गया। ये कैसे मुमकिन था? ये दीवानी लड़की यहाँ जिंदगी कैसे गुजार सकती है? लेकिन उसने फैसला कुन लहजे में कह दिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों वो यहीं रहने पर बजिद है। लड़की की शख्सियत उसकी निगाहों में पुरस्कार हो गई। मुझे तुम्हारे फैसले पर हैरत है शीबा। लेबॉर्ट्री तबाहशुदा है, किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। बराहे करम जिद ना करो, यहाँ से निकल चलो। प्रोफेसर के अहकामात उनकी ज़िंदगी में काबिल अमल थे, अब वो नहीं है तो उनके अहकामात बेमायनी हो गए हैं। मेरे लिए बेमायनी नहीं है मिस्टर नौशेरवा। बराहे करम अब इस मौजू पर कुछ ना कहें। आप सुबह को यहाँ आए और प्रोफेसर की लाश निकालने की कोशिश करें, मैं आपकी मदद करूंगी, शीबा ने जवाब दिया। और नौशेरवा एक गहरी सांस लेकर पलट पड़ा। वो उसी रास्ते से बाहर निकल आया जिस रास्ते से अंदर गया था, और थोड़ी देर के बाद वो सोहराब की ख्वाबगाह में मसहरी पर लेटा हुआ था। परेशान कुन ख्यालात में कुछ और इजाफा हो गया। सोहराब की मौत की तस्दीक हो गई थी। उसकी मौत पर वो बहुत अफसरदा था, लेकिन लड़की की उलझन ने उसके ज़हन को उलझा दिया। लड़की की शख्सियत बेहद पुरस्कार थी। समझ में नहीं आता था कि वो कौन है, कब से प्रोफेसर सोहराब के पास है, और इस लेबॉर्ट्री में रहने पर क्यों बजिद है। वो अपने बारे में भी कुछ नहीं बताती, अकल में आने वाली बात नहीं है। और फिर उसके जहन में एक नए ख्याल ने जन्म लिया। सोहराब की मौत में इस लड़की का हाथ तो नहीं है। वो किसी खास मकसद के तहत तो इस लेबॉर्ट्री में मुकीम नहीं है। सोहराब साइंसदान था, मुमकिन है लड़की किसी के आलाकार हो और सोहराब की लेबॉर्ट्री से कुछ उड़ाना चाहती हो। ये बात ऐन मुमकिन है। हालांकि लड़की की पाकीज़ा शक्ल, उसका हसीन अंदाज नौशेरवा को शुबा करने से रोक रहा था, लेकिन हक़ाइक़ इसी बात की तरफ इशारा करते थे। ये लड़की उसे बेहद पसंद आई थी, वो उसके हवास पर छा गई थी। लेकिन अगर वो कोई फ्रॉड है तो मैं इसे जहन से खुरच फेंकूंगा, वो सोचता रहा, और इन्हीं ख्यालात में उसे नींद आ गई। जिस वक्त आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था, चारों तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। वो उठ गया, उसने बाथरूम में जाकर गुस्ल किया और फिर किचन की तरफ बढ़ गया। अपने लिए नाश्ता तैयार करते हुए उसने लड़की के बारे में सोचा। अगर वो फ्रॉड है तो रात भर में फरार हो गई होगी। नाश्ता करने के बाद वो कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी चीज़ें तलाश करने लगा जिसे मलबा हटाने में मदद मिल सके। उसे कुदाल और फावड़ा मिल गया। वो ये दोनों चीज़ें लेकर चल पड़ा। दरख्ती के रास्ते वो रोशनदान से नीचे उतर गया और फिर उसने शीबा के कमरे के सामने पहुंचकर उसे आवाज़ दी। इस वक्त लेबॉर्ट्री में भी रोशनी फैली हुई थी। सूरज की किरणें मुख्तलिफ रखनों से अंदर पहुंच रही थी। दूसरे लम्हे उसे कमरे में कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाज़ा खुल गया। शीबा मौजूद थी। दिन की रोशनी में वो रात से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका सांवला रंग, इंतहाई मुतनासिब जिस्म, हसीन बाल, वो पैकरे हुस्न थी। एक बार फिर नौशेरवा उसकी हसीन आंखों में खो गया, उन आंखों में जो झील की तरह गहरी थी और जिनमें डूबने के बाद इंसान का उभरना मुश्किल था। शीबा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ नौशेरवा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, उसने नगमाबार आवाज़ में कहा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, नौशेरवा ने कहा। रात को मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई थी, उसने कहा। हाँ हुई थी, शीबा ने जवाब दिया,
लेकिन मैं उस गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हुआ। क्यों? ये बात किसी तरह समझ में नहीं आई कि तुम्हें अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। बराहे करम मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में शुबहात में मुब्तला होता जा रहा हूँ। ऐसा ना होने दो शीबा, प्लीज़ ऐसा ना होने दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ नौशेरवा। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी पसंद नहीं करूँगी कि तुम मेरे बारे में कुछ और अंदाज से सोचो। ये मेरी दरख्वास्त है और अब हम इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसने फैसलाकुन लहजे में कहा और नौशेरवा खामोश हो गया, लेकिन उसका जहन साफ नहीं हुआ। प्रोफेसर की लाश कहाँ तलाश की जाए? थोड़ी देर के बाद उसने पूछा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो जगह बताऊं जहां वो मशीन नस्ब थी जिसके ज़िया होने से प्रोफेसर हलाक हुए। शीबा ने कहा और नौशेरवा कुदाल और फावड़ा उठाकर चल पड़ा। शीबा को भी लेबॉर्ट्री की एक एक जगह का इल्म था। वो उसे लेकर एक तबाहशुदा हिस्से में पहुंच गई और उसने मलबे की तरफ इशारा किया। यही वो जगह है। नौशेरवा ने गर्दन हिलाई, फिर उसने कमीज उतार दी और कुदाल लेकर मलबा साफ करने लगा। शीबा ने फावड़ा उठा लिया था। फिर जब वो मिट्टी साफ करने के लिए झुकी तो नौशेरवा ने उसे रोक दिया। नहीं शीबा, ये काम तुम्हारे नाजुक हाथों से ना हो सकेगा, तुम रहने दो। मैं इतनी नाजुक नहीं हूं नौशेरवा, मुझे मेरा काम करने दो, उसने कहा और फावड़े से मिट्टी हटाने लगी। नौशेरवा हैरत से उसे मेहनत का काम करते हुए देख रहा था। उसके हाथ तेजी से कुदाल चला रहे थे और शीबा भी उतनी ही तेजी से मिट्टी हटा रही थी। नौशेरवा का जिस्म पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसने हैरत से शीबा को देखा जिसकी पेशानी पर पसीने का एक भी कतरा नहीं था। वो उसी तेजी से काम कर रही थी और 2.5 घंटे की शदीद मेहनत के बाद वो प्रोफेसर की लाश दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। हवा से महफूज होने की वजह से प्रोफेसर सोहराब का जिस्म अभी तक नहीं सड़ा था। बूढ़े सोहराब की लाश देखकर नौशेरवा की आंखों से आंसू जारी हो गए और वह सिसकियां ले लेकर रोने लगा। शीबा उसके करीब पहुंच गई। उसने नौशेरवा की पुश्त पर हाथ रख दिया। प्रोफेसर मर गए नौशेरवा, हम इन्हें जिंदा नहीं कर सकते। सब्र करो और इनकी आखिरी आरामगाह तरतीब दो। बमुश्किल नौशेरवा संभल सका। उसने प्रोफेसर की लाश दोनों हाथों पर उठा ली और उसे निकालकर साफ जगह में ले आया। प्रोफेसर की कब्र कहाँ बनाओगे? शीबा ने पूछा। इसी इमारत के लॉन में। क्या तुम कब्र की खुदाई में मेरा साथ दोगी? मैं इस इमारत से बाहर नहीं जा सकती नौशेरवा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसने जवाब दिया और नौशेरवा उसे घूरने लगा। बहुत बेहतर, उसने सख्त लहजे में कहा और बमुश्किल प्रोफेसर की लाश रोशनदान के जरिए बाहर निकाल लाया। फिर प्रोफेसर की कब्र खोदने और इसे एक स्याह कपड़े का कफन पहनाने के बाद उसने प्रोफेसर को दफन कर दिया। इस काम में भी कई घंटे सर्फ हो गए। वह थककर चूर हो गया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। प्रोफेसर को दफन करते हुए जहां उसका दिल गमन दो से लबरेज था, वहीं उसे उस खुदगर्ज लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था। वह इमारत से बाहर ना निकलने का बहाना किए हुए थी। उसने फैसला कर लिया कि शीबा से दो टोक बात करेगा। उसे कह देगा कि वो उसे जबरदस्ती भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर सोहराब की मौत के बाद ये इमारत उसकी मलकियत है। इस ख्याल के तहत गुसल वगैरह से फारिग होकर वह रोशनदान के रास्ते दोबारा अंदर पहुंच गया। शीबा कमरे से बाहर मिली। वो राहदारी में चहलकदमी कर रही थी। उसे देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। अपने काम से फारिग हो गई नौशेरवा? हाँ शीबा, और तुमसे मालूम करना चाहता हूँ कि तुम अपने काम से कब फारिग होगी? नौशेरवा के लहजे में तंज के निश्तर थे। कभी नहीं, मैं हमेशा इसी लेबॉर्ट्री में रहूंगी, हमेशा, शीबा ने कहा और कमरे की तरफ वापस पलट पड़ी। नौशेरवा उसके पीछे पीछे कमरे तक आया और एक दीवार के करीब पहुंच गया। सुनो शीबा, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना पसंद करोगी? जरूर, शीबा ने दिलचस्पी से कहा। प्रोफेसर सोहराब ने मुझे बचपन से परवरिश किया था। जवान होने के बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ख्वाहिश जाहिर की। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ इस लेबॉर्ट्री में काम करूं, लेकिन मैंने ये तस्लीम ना किया और वह मुझसे नाराज़ हो गए। मैंने उनकी तमाम दौलत ठुकरा दी और शहर में एक मामूली सी मुलाजमत पसंद की। अब भी अगर मुझे प्रोफेसर का खत ना मिलता तो मैं कभी ना आता। तुम ये समझ लो कि मैं दौलत की ज़रा बराबर परवाह नहीं करता। अगर तुम किसी खास चीज़ के हसूल के लिए सवांग रचाए हुए हो तो मुझे उसके बारे में बताओ। मैं उसकी तलाश में तुम्हारी मदद करूँगा और वो 100% तुम्हारी होगी। और मैं तुमसे मुतासिर हूँ शीबा। अगर उस चीज़ के हसूल के बाद तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करोगी तो मैं खुद को पेश कर दूंगा। मेरे एतमाद को धोखा ना दो। तो तुम मुझे फ्रॉड समझते हो नौशेरवा? शीबा ने दुख से कहा। लेकिन मैं जो कुछ कह रही हूँ दुरुस्त कह रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। प्रोफेसर की हदायत है कि मैं यहाँ से बाहर ना निकलूँ और जब तक कायम हूँ इस हदायत पर अमल करती रहूँगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकूँगी। मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता शीबा, नौशेरवा ने गुस्से से कहा और उसका जिस्म कांपने लगा। उसने सहारा लेने के लिए दीवार में नस्ब एक मशीन को पकड़ लिया। बहरी जहाज के स्टीयरिंग की मानंद ये मशीन ना जाने कैसी थी। दफातन उसने शीबा की चीख सुनी, भयानक चीख। नहीं नौशेरवा, नहीं, इस पर से हाथ हटा लो, कहीं वह घूम ना जाए, मैं मर जाऊंगी। नौशेरवा प्लीज इस पर से हाथ हटा लो, उसने दहशत के आलम में कहा
और नौशेरवां चौंक कर उस मशीन को देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे, लेकिन फिर ये हैरत तंज में बदल गई। उसने तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत छुपाने की कितनी ही कोशिश की जाए शीबा, लेकिन हकीकत छुपना मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मशीन को घुमाने से क्या होगा। उसने मशीन के हैंडल दोनों हाथों से पकड़ लिए। नहीं नौशेरवां नहीं, प्लीज मेरी जिंदगी मत लो, प्लीज नौशेरवां। इसके पीछे क्या है, कौन सी चीज है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? मैं देखे बगैर ना रह सकूंगा, मैं भी जिद्दी इंसान हूं, नौशेरवां ने कहा और पूरी कुव्वत से मशीन घुमा दी। उसने शीबा की घुटी घुटी चीख सुनी, लेकिन वह जुनून के आलम में उस गोल पहिए को घुमाने लगा। स्टीम की तेज आवाज सुनाई दी और नौशेरवां पहिया घुमाता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे बताओ शीबा, यह ढक्कन किस तरह खुलता है? उसने पलटकर शीबा से कहा, लेकिन उसका जुमला अधूरा रह गया। उसने शीबा के कानों और नाक के दोनों नथनों से तेज धुआं निकलते देखा था। स्टीम की सी आवाज उसी से खारिज हो रही थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। शीबा का चेहरा और जिस्म धुएं में छुप गया था और देखते ही देखते उसके जिस्म के गिर्द धुआं फैल गया और फिर धुआं छटा तो शीबा के जिस्म की बजाय वहां सिर्फ एक फौलादी ढांचा खड़ा हुआ था, एक इंसानी ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां मौजूद थीं, लेकिन सब की सब फौलाद से बनी हुई थी। शीबा, उसने लरसती आवाज में आवाज दी, लेकिन शीबा जो कुछ थी उसके सामने थी। शीबा, वो अलग फाड़कर धाड़ा, लेकिन जवाब कौन देता? उसने बदहवासी के आलम में मशीन के पहिए को वापस घुमाया, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। शीबा अब कभी असली हालत पर वापस नहीं आ सकती थी। वह दीवानों की तरह एक एक चीज टटोलता रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने सर पकड़ लिया, उसका दिमाग फटा जा रहा था। यह असरार उसकी समझ में नहीं आ रहा था और वो मायूस हो गया तो रोशनदान के रास्ते बाहर निकल आया। ज़हनी ही जान अरूज पर पहुंच चुका था। उसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग की नसें फट जाएगी। शीबा की हकीकत ने उसे जबरदस्त ज़हनी झटका पहुंचाया था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो पागल हो जाएगा। वो रात उसे कोठी में गुजारना मुश्किल हो गई। वो इस आसेबी माहौल से निकल भागना चाहता था। दूसरी सुबह वो फिर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ, इस उम्मीद पर कि शायद शीबा अब असल हालत में हो, लेकिन फौलादी ढांचा उसी जगह खड़ा था जहां वो कल छोड़ गया था। गमों अंदोह में डूबा हुआ वो बाहर निकल आया। उसने आखिरी निगाह सोहराब की कब्र पर डाली और जीप की तरफ बढ़ गया। अब इस कोठी में क्या रखा था? कोठी से निकलते हुए उसे सोहराब के अल्फाज याद आए। उसने सोचा कि चलो वो कागजात भी देख लिए जाएं जिनके बारे में सोहराब ने लिखा था। वो खत की निशानदेही से उस कब्र पर पहुंच गया। कब्र के सरहाने ईंट का निशान मौजूद था। उसने वो जगह खोदी और वो बॉक्स बरामद हो गया जिसमें कागजात थे। बॉक्स खोलने पर सोहराब की वसीयत के कागजात निकले, जिसमें उसने अपनी बेशुमार दौलत बिला शिरकत गहरे नौशेरवां के नाम कर दी थी। इसके साथ ही सफ़ेद रंग की जिल्द वाली एक खूबसूरत डायरी भी रखी हुई थी। नौशेरवां ने जल्दी से डायरी उठाई। शायद इसमें उन उलझनों का हल मौजूद हो जो उसको पागल किए दे रही थी, और उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। डायरी में सोहराब ने उसे मुखातिब करके लिखा था, जिंदगी से अजीज़ नौशेरवां, जहाँ भी रहो खुश रहो। तुम्हारी जुदाई के ये तवील दिन जिस तरह मैंने गुजारे हैं मेरा दिल जानता है। मैं एक महरूम इंसान हूँ बेटे। इंसान की मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है। मेरा ख्याल है मरते मरते मैं तुम्हें अपनी हकीकत से आगाह कर दूँ। मैं जैसी शक्ल सूरत का इंसान हूँ बेटे, तुम देख चुके हो। मेरे किरदार में भी कभी कोई खामी नहीं रही है, लेकिन ना जाने लोग मुझसे नफरत क्यों करते रहे हैं। पूरी ज़िंदगी मुझे नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिल सका। मेरे बड़े भाई, तुम्हारे वालिद भी मुझसे नफरत करते थे। हद तो ये की कि मेरी माँ भी मुझे ना चाहती थी। उन लोगों की नफरत से दिल बर्दाश्त होकर मैं गैर ममालिक को निकल गया, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो मेरे साथ थी। मैंने एक औरत से शादी की, उसका नाम शीबा था। कुछ अजीब से हालात में शादी हुई थी। शादी हो गई, लेकिन मेरी बीवी ने पहले ही रात मेरे मुंह पर थूक दिया। वो मुझसे नफरत करती थी, बेपनाह नफरत, और चंद ही माह में उसने मुझसे तलाक ले ली। मैंने उसे हाथ भी ना लगाया था। शीबा की नफरत के बाद मैं किसी औरत की तरफ बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। हर औरत मुझसे नफरत करती थी, लेकिन इसमें मेरी क्या खता थी? मैंने अपनी खामियां तलाश की, लेकिन एक भी खामी तलाश करने में नाकाम रहा। मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मुझसे ऐसी शदीद नफरत की जाए। तुम जवान हो चुके हो बेटे, मेरी महरूमी को समझ सकते हो। मैं भी जवान था, मेरे दिल में भी आरजुएं थी, लेकिन उन आरजुओं की तकमील कभी ना हो सकी। कई औरतें मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन मुझे हमेशा नफरत से देखा। किसी ने मुझसे मोहब्बत ना की और मैं मोहब्बत को तरसता रहा। मैं किसी औरत की मुस्कुराहट को तरसता रहा। मेरे बाजू किसी जवान जिस्म को भींचने के लिए तड़पते रहे, लेकिन कोई ना था जो मुझे अपना लेता, और इस महरूमी ने मुझे इंसानों से बेजार कर दिया। मैंने काफ़ी दौलत जमा कर ली, लेकिन बेकार। मैं इस दौलत का क्या करता जब किसी को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, और मैं आदमी बेजार हो गया। मैंने वीराने अपना लिए। मैंने साइंस की आला तालीम हासिल की बेटे, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं सिर्फ मौत का मुंतज़िर था। मैं अब सिर्फ कब्र की आगोश में जाना चाहता था, लेकिन मुझे खौफ था कि ज़मीन भी मुझे कबूल करेगी या नहीं।
फिर मैंने अपने भाई की मौत की इतला सुनी। मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली। मैं तड़प गया। मैंने वीराने खैरबाद कह दिए और तुम्हारे पास आ गया। मैंने तुम्हें हासिल करके जैसे सारी दुनिया की दौलत पाली थी। मुझे यकीन था तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, और जब तुम मेरे सीने से चिमट कर सो जाते थे तो मुझे लाइंतहा सुकून महसूस होता था। मेरे बच्चे, मैं औरत की आगोश से महरूम इंसान था। इस महरूमी ने मुझे दीवाना बना दिया। तब मैंने एक स्कीम सोची और उस पर अमल करने का फैसला किया। मैंने अपनी तमाम तर साइंसी सलाहियतों को सर्फ करके एक फार्मूले पर काम शुरू कर दिया। मैं एक औरत बनाना चाहता था, एक मुकम्मल औरत, एक रोबोट जो हसीन तरीन हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मोहब्बत से मुझे अपनी आगोश में ले ले। और मैंने इस वीराने में कोठी बनाकर काम शुरू कर दिया। मैं दुनिया से अलग थलग रहकर अपनी महबूबा की तश्कील करना चाहता था, और नौशेरवा में इसमें कामयाब हो गया। मैंने अपनी पसंद को सामने रखकर एक औरत बनाई, हसीन तरीन औरत, जज्बात से भरपूर औरत। मैंने उस रोबोट के एक नौजवान लड़की के ज़हन की मुकम्मल याददाश्त बख्श दी। मैंने उसे मोहब्बत की याददाश्त दी। मैंने उसे गर्म जज्बात दिए। यूँ समझो कि वह एक मुकम्मल औरत थी, जज्बात से भरपूर। सिर्फ उसके अंदर रूह नहीं थी, बाकी वो मुकम्मल थी। और इस औरत को बनाकर मैंने जैसे दुनिया जहां की दौलत पाली। इस दौरान तो मुझसे नाराज़ होकर चले गए थे। मैं तुम्हारी वजह से फिक्रमंद था, परेशान था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि इस तख्लीक की आगोश में मैं तुम्हें भी भुला दूंगा। और फिर एक रात वो औरत मुकम्मल हो गई। मैंने उसका नाम अपनी बीवी के नाम पर शीबा रखा, और नौशेरवा वो रात मेरे लिए मुसर्रतों की रात थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। मेरी शादी हुई है और मैं पहली बार हुजला अरूसी में जा रहा हूँ। मैं हुजला अरूसी में गया। मैंने शीबा को अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन नौशेरवा, मेरी बदनसीबी की दास्तान गौर से सुनो। मैंने उस हसीन तख्लीक के होंठ चूमने चाहे तो उसने नफरत से नाक सिकोड़ ली। उसने मुंह फेर लिया। उसने अपना जिस्म मेरे सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि मैंने उसे मुकम्मल जज्बात दिए थे। लेकिन ये जज्बात देते वक्त मैंने ख्याल न रखा था कि उसमें सिर्फ पसंद का जज्बा रखूं। खुद उसकी अपनी कोई राय ना हो। उसकी अपनी राय थी, क्योंकि वो एक मुकम्मल औरत थी, और उस औरत ने अपनी राय का इजहार कर दिया। वो मेरी महकूम थी, लेकिन उसकी पसंद आज़ाद थी। और नौशेरवा ये मेरे लिए आखिरी ताज़ियाना था। मैं इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और मैंने खुदकुशी का फ़ैसला कर लिया। मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ कि एक ज़रिए से अपनी लेबॉर्ट्री में खुदकुशी कर लूँगा। मुझे अब शीबा से दिलचस्पी नहीं रह गई है। मैं उसे इसी तरह लेबॉर्ट्री में छोड़ दूंगा। हालांकि उसका मैकेनिज्म मेरे कब्जे में है। मेरी लेबॉर्ट्री के एक हिस्से में एक गोल मशीन है, किसी बहरी जहाज़ के स्टीयरिंग की तरह। अगर मैं उसे घुमा दूं तो शीबा का हसीन जिस्म धुआं बन जाएगा। वो लेबॉर्ट्री से निकल भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी याददाश्त में यहाँ से बाहर निकलने का मादा नहीं है। ये है मुझ बदनसीब की दास्तान। खुदा करे तुम किसी महरूमी का शिकार ना हो। तुम्हारा बदनसीब चचा, सोहराब।